हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिजिक्स में पीवाईक्यू सीरीज में हमारा टॉपिक रहेगा लाइट। लाइट जो है वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो उसमें हमें 3-4 क्लासेस लगेंगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं कि नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज विजिबल थ्रू ए सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज रिलेटिवली लार्जर। कि कौन सा जो विलियन है उसमें उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में रिलेटिवली बड़े होते हैं, उसकी वजह से प्रकाश की किरण का पथ हमें जो दिखाई देता है, पाथ ऑफ ए बीम, तो ये हमें दिखाई देता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। जो कोलाइडल विलियन होता है उसमें हमें प्रकाश की किरण का पथ दिखाई देता है, क्योंकि उसमें जो कणों का आकार है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तो इसमें हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज कमिंग फ्रॉम द सन are refracted by the atmosphere. Due to this, the apparent sunrise is about the actual sunrise. जो सूर्य से किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं उनका क्या होता है, वायुमंडल द्वारा उनका अपवर्तन होता है, जिसके कारण जो वास्तविक सूर्य उदय होता है उससे पहले ही हमें सूर्य जो है दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। तो वो कितने समय पहले जो है उदय होता हुआ प्रतीत होता है, तो 2 मिनट पहले हमें सूर्योदय दिखाई देने लगता है। कितने मिनट पहले? 2 मिनट पहले। और ये घटना क्यों होती है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसके द्वारा जो सन से आने वाली रेज होती हैं उनका रिफ्लेक्शन होता है, उनका क्या होता है, अपवर्तन होता है, जिसके कारण हमें आभासी सूर्योदय दिखाई देता है। कितना टाइम पहले? 2 मिनट पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल जिनसे हम उनके आर पार वस्तुएं देख तो सकते हैं लेकिन एकदम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं पारभासी। क्या कहा जाता है? पारभासी या ट्रांसल्यूकेंट, पारभासी पदार्थ कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं? जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट वे होते हैं जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्लियरली आप जो है एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हैं, वो कौन से हो जाएंगे? ट्रांसपेरेंट। और अपारदर्शी होते हैं जिनमें हम आर पार नहीं देख सकते, जिनमें बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है आर पार, वो कौन से हो जाएंगे? ओपेक या अपारदर्शी, आर पार नहीं देख सकते। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे मटेरियल जिनसे हम वस्तुएं देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं दिखती हैं, वो कौन से हो जाएंगे? पारभासी या ट्रांसल्यूकेंट। और ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं जिनसे स्पष्ट रूप से हम आर पार देख सकते हैं। और ओपेक या अपारदर्शी होते हैं जिनसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है एक दूसरे साइड से। द रीजन वेयर ऑल द लाइट फ्रॉम द सोर्स इज ब्लॉक्ड इज कॉल्ड। ऐसा एरिया जहां पर कोई सोर्स है उससे जो लाइट आ रही है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? तो उस एरिया को कहा जाता है अम्ब्रा या पूर्ण छाया। क्या कहा जाएगा? अम्ब्रा या पूर्ण छाया कहा जाता है। इसको प्रछाया भी कहा जाता है, पूर्ण छाया या प्रछाया भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? पूर्ण छाया या प्रछाया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऐसा एरिया, कोई एरिया है वहां पर कोई सोर्स है, वहां से लाइट आ रही थी लेकिन यहाँ पर जो है उसका प्रकाश हम कहें या लाइट बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? अम्ब्रा या पूर्ण छाया प्रछाया कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास। वह पदार्थ जिसमें से प्रकाश गुजर सकता है, तो जिसमें से लाइट पास कर जाती है उसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। क्या कहा जाएगा? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी कलर्स यूज इन कलर टेलीविजन आर। रंगीन टीवी में कौन से जो प्राइमरी कलर है यूज किए जाते हैं? तो उसमें यूज किया जाता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। कौन कौन से यूज किए जाते हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। जो वैक्यूम है उसमें लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट है वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसकी हम स्पीड की बात करें तो वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट वेरी करती है। इसमें पूछा है कि वैक्यूम में कितनी होती है, तो वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा यदि हम बात कर लें कि वाटर में कितनी होती है, तो वाटर में लाइट की स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास
कांच में कितनी होती है, ग्लास में होती है 2 गुना 10 की पावर 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स। निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो लाइट की स्पीड या वेलोसिटी जो है वो सबसे अधिक होती है वैक्यूम में, निर्वात में सबसे अधिक होती है। और कितनी होती है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा किसमें होती है, वैक्यूम में। नेक्स्ट है द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट वॉज गिवन बाय। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था प्लांक ने। किसके द्वारा दिया गया था, प्लांक के द्वारा दिया गया था। और क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि जो क्वांटा है उसकी एनर्जी कितनी होती है, उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू होती है H इंटू न्यू। न्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। और H है प्लांक कांस्टेंट। H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट है। तो ये क्वांटम थ्योरी हो गई, E इज इक्वल टू H न्यू। और क्वांटम सिद्धांत दिया किसने था, प्लांक ने दिया। नेक्स्ट है द डेविएशन एंगल इज द लोवेस्ट इन विच कलर। कि कौन से रंग में विचलन कोण न्यूनतम होता है या डेविएशन सबसे कम होता है। तो सबसे कम डेविएशन एंगल होता है रेड कलर में। किसमें होता है, रेड कलर में होता है। और इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, इसीलिए जो लाल रंग है वो अधिक दूरी से ही दिखाई दे जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो तरंगदैर्घ्य अधिक होती है और उसका डेविएशन एंगल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स प्रूव्स दिस। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसे निम्नलिखित में से कौन सी घटना सिद्ध करती है। तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि इसमें जब लाइट वेव प्रोपोगेट करती है या ट्रांसमिट करती है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, लंबवत दिशा में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये हमें कौन सी घटना से बात पता चलती है। तो ये जो पोलराइजेशन इवेंट है या पोलराइजेशन घटना है, ध्रुवीकरण, उससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्योंकि ध्रुवण या पोलराइजेशन जो है वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में होता है। कौन सा हो जाएगा, ध्रुवण। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन किस में होता है, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में ध्रुवण की घटना होती है, ध्रुवण या ध्रुवीकरण की घटना होती है। नेक्स्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस लाइट आर कॉल्ड। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। पहला है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती हैं, जिनमें से लाइट जो पास ऑन कर सकती है या उनके आर पार जो है देखा जा सकता है, वो होती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसल्यूकेंट ऑब्जेक्ट्स, जिनमें से आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। फिर है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स या अप्रदीप्त वस्तुएं। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तुएं। जो अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं या नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो खुद से जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे कि सारी नॉन ऑब्जेक्ट थिंग्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लें, टेबल हो गया, चेयर हो गया, क्योंकि वो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट है लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स वे होते हैं जो कि खुद अपना प्रकाश जो है उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि सन हो गया, उसके अलावा बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, ये सब क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। पदार्थ का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की गति से किस प्रकार संबंधित है। तो किसी भी पदार्थ का हमें अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो वो कैसे निकाला जाएगा। फर्स्ट थिंग तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर मीडियम में डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग होगा। कि जैसे कि रेड कलर की लाइट है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ब्लू लाइट है तो उसके लिए अलग होगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। जब वेवलेंथ बढ़ती है यानी कि जब लेमडा और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यदि ऐसा पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेमडा से किस प्रकार संबंधित है तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्योंकि जब लेमडा बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लेमडा उसका कम होगा। ये तो हो गया एक्स्ट्रा में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी पदार्थ का हमें अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि हवा में प्रकाश की गति कितनी है, कि जो एयर है उसमें जो लाइट है उसकी वेलोसिटी कितनी है, और जिस पदार्थ का हमें अपवर्तनांक निकालना है उस पदार्थ में लाइट की स्पीड क्या है। क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की गति अपॉन पदार्थ में प्रकाश की गति। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, या उसको एब्सोल्यूट, इंग्लिश में क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कैसे निकाला जाएगा, इसमें लेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, किसमें लेंगे, वैक्यूम में, और डिवाइड किससे करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यदि सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है तब तो किसमें स्पीड लेंगे, एयर में, और यदि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा जाए तो क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी है और उसको हम डिवाइड कर देंगे उस पदार्थ में प्रकाश की गति कितनी है। तो दोनों समझ में आ गए, ओनली यदि अपवर्तनांक पूछा जाए और निरपेक्ष अपवर्तनांक, दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सी द कलर ऑफ ग्रास एज ग्रीन बिकॉज, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हमें कलर क्यों दिखाई देता है, तो उसका रीजन ये है कि लाइट में कितने होते हैं, 7 कलर होते हैं, उनमें से जो कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, वो कलर हमें उसका दिखाई देता है। जैसे कि इसमें पूछा है कि ग्रास का कलर हमें ग्रीन दिखाई देता है क्यों, तो जो ग्रास होती है वो सिर्फ ग्रीन रंग को क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है, बाकी जो लाइट में कलर होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेगी, इसलिए हमें उसका कलर जो है ग्रीन दिखाई देता है। कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें ब्लैक दिखाई देता है, तो ब्लैक दिखाई देता है उसका मतलब ये है कि वो पूरी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, वो कुछ भी उसमें से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से वो क्या देगा, हमें कैसे दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर्ड लाइट बैक टू अवर आईज, कि जो हरे रंग की लाइट है उसको वो हमारी आंखों तक वापस रिफ्लेक्ट करता है या परावर्तित करता है। तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। तो ये अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हमें पूछता है कि उसका कलर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, तो उसका रीजन यही होगा कि जो कलर हमें दिखाई दे रहा है उस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो बाकी कलर है उनको वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड ओले रोमर मेजर द स्पीड ऑफ लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति का मापन किस वर्ष में किया। जो ओले रोमर थे उन्होंने प्रकाश की गति को सबसे पहले मापा था 1676 में। कब मापा था, 1676 में उन्होंने लाइट की स्पीड को जो है मेजर करके बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी बिहाइंड स्टार्स ट्विंकलिंग इज दैट, तारों के टिमटिमाने के पीछे का सिद्धांत क्या है। तो जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, हम जानते हैं कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट लेयर होती हैं, अलग अलग लेयर होती हैं, और जो अलग अलग लेयर हैं, पृथ्वी की अलग अलग परतें हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग होता है। तो यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो यदि जो स्टार से लाइट आ रही है वो बार बार क्या होगी, वहां से अपवर्तित होगी, तो उससे क्या होगा, हमें जो तारा है वो हमें ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है, या इस प्रकार दिखाई देता है कि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। तो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग होता है, उसकी वजह से जब प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो वो हमें उसकी जो पोजीशन है तारे की वो अलग अलग दिखाई देती है। तो इसमें हो जाएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर चेंजेस कंटिन्यूसली। ठीक है, ये जो डिफरेंट लेयर है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। द पोजिशन ऑफ द स्टार्स इमेज चेंजेस विथ टाइम, तो इसलिए जो स्टार की इमेज है या उसकी जो छवि बनती है वो हमें समय के साथ बदलती रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वाई डज ए पीस ऑफ क्लॉथ विच अपीयर्स ग्रीन इन सनलाइट अपीयर ब्लैक व्हेन व्यूड अंडर रेड लाइट, कि एक कपड़ा है जिसको यदि हम धूप में देखते हैं तो वो हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है, और यदि उसको हम रेड लाइट में देखते हैं तो हमें वो ब्लैक दिखाई देता है, क्यों। तो इसमें भी सेम थ्योरी लगेगी
कि कोई कपड़ा है उसको जो है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट में कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन। अब सनलाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं विबग्योर। तो यानी कि वो सिर्फ ग्रीन को छोड़ के सबको क्या कर ले रहा है, इन 6 कलर को अब्जॉर्ब कर लेगा। यदि इसको हम रेड लाइट में देखेंगे तो ये कपड़ा क्या कर रहा है, रेड कलर को ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो जब वो रेड कलर को एब्जॉर्व कर लेगा या अवशोषित कर लेगा तो हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो लाल रंग की वेवलेंथ है या जो लाल कलर है उसको क्या कर लेता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लेता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट सी द स्काई फ्रॉम स्पेसक्राफ्ट एज। अंतरिक्ष यात्री है, यदि वो अंतरिक्ष यान से आकाश को देखते हैं तो उनको आकाश किस रंग का दिखाई देता है। उनको आकाश दिखाई देता है ब्लैक कलर का। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो अंतरिक्ष है या स्पेस है वहां पर कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। वहां पर क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। और जब वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जो सन की किरणें हैं, सन की किरणें हैं वो डिफरेंट कलर में डिवाइड नहीं होती हैं, नॉट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कलर्स। तो जब वो अलग अलग कलर में डिवाइड ही नहीं होंगी तो हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जीज इवन इन E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 EV and 50 EV respectively. The relation between their wavelength will be, कि दो विकिरणें हैं उनकी हमें एनर्जी दी हुई है और उनकी तरंग दैर्ध्यों के बीच में हमें जो है रिलेशन पता करना है। E1 दे रखा है 25, E2 कितना दे रखा है 50। E इज इक्वल टू एच न्यू पता है हमें, कौन सी इक्वेशन से, जो क्वांटम थ्योरी दी गई थी प्लांक के द्वारा, उससे हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू। तो यदि हम E1 अपॉन E2 करें तो ये हो जाएगा एच न्यू वन डिवाइड बाई एच न्यू टू। तो एच तो सेम रहेगा क्योंकि जो एच तो प्लांक कांस्टेंट है तो वो तो वेरी करेगा नहीं। ये हो जाएगा 25 डिवाइड 50, तो कितना हो गया 1/2। न्यू वन डिवाइड न्यू टू इज इक्वल टू 1/2। और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू होता है 1/λ। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/λ1 डिवाइड 1/λ2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा λ1 इज इक्वल टू 2λ2। तो क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, λ1 इज इक्वल टू 2λ2। नेक्स्ट है हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सन बीइंग विजिबल 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। कि जो सूर्य है वो हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये हमें दिखाई देता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो लाइट पड़ती है उन पर, तो उसमें क्या होता है, अपवर्तन होता है। उसकी वजह से जो है सूर्य उदय होने से पहले ही हमें वो 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त होने के बाद भी हमें जो है आभासी सूर्यास्त दिखाई देता है 2 मिनट बाद तक। तो किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट है इज यूज्ड इन येलो स्ट्रीट लाइट्स। पीली स्ट्रीट लाइट में किसका उपयोग किया जाता है। तो जो येलो स्ट्रीट लाइट होती हैं उनमें यूज किया जाता है सोडियम मेटल का। किसका किया जाता है, सोडियम मेटल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड बाई इट्स। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को किससे व्यक्त किया जाता है, कि कोई मीडियम है वो प्रकाश को कितना परावर्तित कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसको हम डिनोट करते हैं लाइट डेंसिटी से। किससे करते हैं, लाइट डेंसिटी से उसको डिनोट किया जाता है, प्रकाश घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइट एंटर्स ए डेंसर मीडियम फ्रॉम ए रेयर मीडियम इट्स स्पीड। कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी स्पीड किस प्रकार जो है वेरी करेगी। हम ये मान लें कि कोई लाइट जो है वो एयर में आ रही थी और फिर वो जो है ग्लास में एंटर करती है तो वहां पर उसकी स्पीड जो है वो घट जाती है। कि कोई भी लाइट जो है यदि वो डेंसर मीडियम में जा रही है रेयर मीडियम से तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी।
उसकी गति घटती है। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 इज। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की गति क्या होगी? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने एक फॉर्मूला देखा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ इसको डिवाइड कर देंगे हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये तो हमें निकालना है, तो स्पीड निकालनी है मीडियम में, ये आ जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सॉरी क्वेश्चन नहीं, टॉपिक क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो, कि इंद्रधनुष के निर्माण में कौन सी घटना शामिल नहीं होती है? तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, उसमें एक तो होता है स्कैटरिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन कौन सी घटना हो जाएंगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके अलावा इसमें होता है अपवर्तन इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और एक होता है डिस्पर्शन। क्या होता है? डिस्पर्शन या अपसरण। तो ये घटनाएं शामिल होती हैं इंद्रधनुष के निर्माण में। ऑप्शन में हमें दे रखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सही है। दूसरा प्रकीर्णन, स्कैटरिंग इसमें शामिल नहीं होता है। कौन सी घटना शामिल नहीं होती है? प्रकीर्णन इसमें शामिल नहीं है। उसके अलावा अपवर्तन और अपसरण दोनों इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट दे रखा है द पार्टिकल्स इन क्लाउड्स आर लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स इन वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। जो बादल के कण होते हैं वो सूर्य से आने वाले सफेद प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्य से बड़े होते हैं। कि जो सन है उससे वाइट लाइट आ रही है, उसकी वेवलेंथ से जो क्लाउड के पार्टिकल्स हैं उनकी साइज बड़ी होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट है सफेद प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड बाय अप्रोक्सीमेटली द सेम अमाउंट। ये भी इसमें स्टेटमेंट सही है। ये कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सूर्य की रोशनी में बादलों के सफेद रंग को समझने में मदद करता है? तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट ही जो है हमें हेल्प करते हैं समझने के लिए, तो इसमें हो जाएगा बोथ एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली द लाइट। जो प्रकीर्णित प्रकाश है, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन कणों के आधार पर निर्भर करता है। तो बहुत छोटे कण मुख्य रूप से किस रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे? ये क्या कह रहा है कि जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल जिनसे क्या होती है? लाइट स्कैटरिंग होती है, उनके साइज पर डिपेंड करता है स्कैटर्ड लाइट का कलर। तो बहुत जो छोटे कण होंगे उनसे कौन सा कलर स्कैटर्ड होगा? तो जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स, उनसे वो लाइट कलर जो है स्कैटर्ड होगा जिसकी वेवलेंथ कम है। क्या है? जिसकी वेवलेंथ कम है। अब इनमें से सबसे कम वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की। किसकी होगी? ब्लू कलर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू कलर। तो बहुत छोटे पार्टिकल होंगे उनसे कौन सा प्रकाश प्रकीर्णित होगा? नीले रंग का प्रकाश उससे प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट है द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। सबसे पहला कि जो साफ आसमान है उसका रंग नीला होता है क्योंकि वायुमंडल में कणों द्वारा क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन, स्कैटरिंग होती है, जिसके कारण हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो दो ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गए। आगे ये कह रहा है एटमॉस्फेयर ऑफ साइज देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, कि जिनका आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से क्या होना चाहिए? उनसे छोटा होना चाहिए। उनसे क्या होना चाहिए? छोटा, स्मॉलर। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम ए सैटेलाइट शो द स्काई एज डार्क। दिस इज बिकॉज उपग्रह से खींची गई तस्वीरों में आकाश काला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि वहां पर प्रकीर्णन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्रकीर्णन नहीं होता, क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? स्केटरिंग नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नो स्केटरिंग अकर्स। नेक्स्ट द स्काई अपीयर्स ब्लू टू। आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया, क्योंकि कौन से कलर का प्रकीर्णन होता है? ब्लू कलर का। और ब्लू कलर की क्या होती है? वेवलेंथ कम होती है। तो कम वेवलेंथ की लाइट का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है या स्केटरिंग होती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। Next, due to phenomena when light is passed through suspended particles in a medium, some portion of light is absorbed and emitted in all directions। कि कौन सी घटना के कारण जब हम प्रकाश को माध्यम में निलंबित कण के माध्यम से गुजारते हैं तो प्रकाश का कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है और वो सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है। इसको हम सिंपली समझें तो ये कह रहा है कि कोई माध्यम है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एटमोसफियर। एटमोसफियर में क्या है? बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, या उसमें क्या है? बहुत सारे निलंबित कण हैं। अब उससे यदि किसी हम प्रकाश को गुजारते हैं, कोई इसमें से लाइट जाएगी, तो इसका कुछ पार्ट तो क्या कर लेगा? वो अब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और जो बाकी है उसको वो क्या करता है? बाकी डायरेक्शन में उसको एमिट करता है, उत्सर्जित करता है। इस घटना को क्या कहते हैं? हम इसी को क्या कहते हैं? स्केटरिंग कहा जाता है, प्रकीर्णन। इसको क्या कहा जाएगा? स्केटरिंग ऑफ लाइट। Next is the phenomenon of scattering of light by colloidal particles gives rise to। कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या उत्पन्न करती है? तो यदि कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें से यदि प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और उसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। Next, smaller particles scatter the light of color the most. On the other hand, larger particles scatter the light of color of the most। तो जो छोटे कण हैं वो किस रंग के प्रकाश को सबसे अधिक प्रकीर्णित करते हैं, और जो बड़े कण हैं वो किस प्रकार की लाइट को सबसे अधिक प्रकीर्णित करते हैं। तो कणों की साइज किस पर डिपेंड करती है? यदि कणों की साइज छोटी है तो वो कम वेवलेंथ के प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे, और यदि उनकी साइज बड़ी है तो वो अधिक वेवलेंथ के जो लाइट है उसको स्केटर करते हैं। तो छोटे कण किसको करेंगे? बैंगनी और नीला कलर। कम वेवलेंथ इन्हीं की होती है। तो दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। फिर है कि जो बड़े कण हैं, तो बड़े कण में यदि हम बात करें सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होगी? लाल कलर की। तो इसमें हो जाएगा लाल और नारंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो छोटे कण किसको करेंगे? बैंगनी और जो नीले रंग का प्रकाश है उसको अधिक प्रकीर्णित करते हैं, और जो बड़े आकार के कण हैं वो रेड और ऑरेंज कलर को क्या करते हैं? अधिक स्कैटर करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ए बीम ऑफ प्योर व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म व्हाट हैपेंस। कि जब एक प्योर व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म से पास करती है तो क्या होता है? तो एक प्रिज्म है, उसमें से यदि कोई लाइट पास ऑन करेगी तो उसमें क्या हो जाता है? लाइट की स्कैटरिंग होती है। वो बीम विल बी स्कैटर्ड। प्रकाश की किरण क्या होगी? प्रकीर्णित होगी। नेक्स्ट है रेड कलर इज स्कैटर्ड the by fog or smoke because its wavelength is then the wavelength of other color components of white light। तो जो लाल रंग है उसकी स्कैटरिंग क्या होती है? कम होती है। ये हमने बात की कि जो लाल कलर है उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। और इसकी तरंग दैर्ध्य व्हाइट लाइट में जो बाकी कलर होते हैं उनसे सबसे अधिक होती है। तो इसमें ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें ये वाले तो दोनों कैंसिल हो गए। फर्स्ट में दे रखा है कि उसका प्रकीर्णन भी कम होता है और तरंग दैर्ध्य भी क्या होती है? कम होती है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन कम होता है और वेवलेंथ उसकी अधिक होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन यूजिंग द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन सी ऐसी घटना है जिसको प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत से नहीं समझा सकते? फर्स्ट ऑप्शन है रेडनिंग ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना, ये तो प्रकीर्णन के कारण ही होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश क्या होगा? उस लाल रंग का प्रकाश प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है? सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो ये तो सही है। बी है खतरों के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग। तो ये भी प्रकीर्णन के सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है।
सी है आकाश का नीला रंग, तो ये भी स्कैटरिंग की घटना है। डी दे रखा है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना स्कैटरिंग का एग्जाम्पल नहीं है, ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण। इसके कारण होता है रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है यहाँ पर, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ द स्काई वुड बी। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? तो वायुमंडल ही नहीं है तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, और लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हेन ए कार इज मूविंग थ्रू ए डस्टी रोड ड्यूरिंग नाइट, ए पाथ ऑफ बीम फ्रॉम द हेडलाइट इज क्लियरली विजिबल ड्यू टू विच इफेक्ट। ये जब रात में एक कार धूल भरी सड़क से गुजर रही है तो उसकी जो हेडलाइट से लाइट निकल रही है तो वो किस प्रभाव के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है स्कैटरिंग के कारण, क्योंकि वहां पर क्या है, डस्ट के पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनसे लाइट क्या होगी? स्कैटर होगी। और जब लाइट की स्कैटरिंग होगी तो हमें स्पष्ट रूप से वहां पर दिखाई देता है। तो किसके कारण हो जाएगा? स्कैटरिंग के कारण। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन में स्कैटर लाइट। निम्नलिखित में से कौन सा घोल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकता है? फर्स्ट है अम्लीय घोल। तो जो प्रकाश है उसको प्रकीर्णित करेगा जिसमें कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े साइज में हो, वो क्या करेंगे? लाइट को स्कैटरिंग करते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है कोलाइडल सॉल्यूशन, तो इसमें हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े लार्जर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, ए फाइन बीम ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन इट एंटर्स ए स्मोक फिल्ड रूम ड्यू टू। एक प्रकाश जो एक महीन किरण धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करती है तो वो हमें दिखाई देती है। क्यों? वो दिखाई देती है लाइट की स्कैटरिंग के कारण। किसके कारण दिखाई देगी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसी को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, कि कोई कमरा है उसमें एक होल है, ये मान ले कि यहाँ पर एक होल है, वहां से लाइट जो है एंटर करती है और वो हमें दिखाई देती है। तो वो किसके कारण दिखाई देती है? स्कैटरिंग के कारण दिखाई देगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन द डीप सी इज ड्यू टू। गहरे समुद्र में पानी का नीला रंग किस कारण होता है? तो नीला रंग दिखाई देता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसके कारण हो जाएगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट इज रिलेटेड टू द ऑफ लाइट। टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है? तो टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है? प्रकाश के प्रकीर्णन से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट सीवी रमन। सीवी रमन के बारे में कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट है कि ही वॉज रिवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1954। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ही वॉन द नोबेल प्राइज इन द ईयर 1930। 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी सही है। ही वॉज बोर्न इन 1888 इन तमिलनाडु, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ये इसमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसके कारण होता है? वायुमंडल के कारण। यदि वायुमंडल ही नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? स्कैटरिंग भी नहीं होगी। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ ग्लेयर रिजल्टिंग फ्रॉम ए कोलिजन caused by a collision with particles floating in a fluid of light is called। कि जो प्रकाश के द्रव में तैरते कणों के साथ टकराव से उत्पन्न चकाचौंध की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव।